जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि हम लोग आज से बीएसएससी का एरिथेरिया का सेट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, है ना। और डेली बेस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट, इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीएस का रहेगा। क्या रहेगा? जीएस, जीएस जीके जीएस तक रहेगा। और आपका इसका इससे संबंधित आपको मैथ भी बताया जाए। चलिए हम लोग आते हैं अब सेट पर, है ना। ये यही आपका है बीएसएससी का एरिथेरिया का सेट है। इससे हम लोग बड़ा करके पढ़ेंगे। और सेट नंबर आपको 1 है। और इस डेली बेस पे सेट नंबर 15 तक से इसमें आपको देखिए सेट कितना दिया गया है। सेट 15 को दिया गया है। 15 सेट के हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1? कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के पद की शपथ कौन दिलाता है तो बता सकते हैं आप। तो हुआ करते हैं क्या? तो राज्यपाल। कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाते हैं, है ना। आइए अगले सवाल पर आते हैं। तो राज्यपाल आगे बोल रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर विवाद हो गया तो कौन उसका निपटारा करेगा? तो निपटारा करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आप जानते हैं कि आर्टिकल 71 के तहत इसे क्या करता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का फैसला करता है ना। आइए सवाल नंबर 3। सवाल 3 क्या बोलता है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो किस में आदर्श निहित हुआ करता है? कल्याणकारी। तो कल्याणकारी के बारे में बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग कितना में है? तो भाग आपको है 4 में। भाग कितना में? 4 में। आर्टिकल कहाँ तक ला है? तो आर्टिकल 36 से लेकर कहाँ तक ला? आर्टिकल 51 तक ला है ना। आइए इसमें आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या बोलता है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो इसमें कौन है? तो आपको आंसर लगाना होगा संवैधानिक अधिकार। कैसा अधिकार आपका है? तो संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। 5 बोलेंगे कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदाध्यक्ष होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड के पदाध्यक्ष होते हैं, कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव सिविल सिविल सेवा बोर्ड के पदाध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। किस आधार पर हटाया जा सकता है इसके बारे में बात कर रहा है। लोकसभा के पद को तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ऐसा कुछ है नहीं। किसके द्वारा हटाया जाता है? डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित सदस्य, बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा क्या कर सकते हैं इसको? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह इसमें कोई जो है से वंश के अनुसार नहीं चलते हैं। वंश के अनुसार नहीं है, यही चलते क्या है? गणतंत्र। वंश जैसे चाइना है, इसमें वंश चलता है। ब्रिटेन है, ब्रिटेन ब्रिटेन चाइना नहीं, ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में वंश चलता है। वहां का राजा कोई और होता है, प्रधानमंत्री चेंज होते हैं लेकिन राजा चेंज वहां पर नहीं होता है। वो गणराज्य है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण कौन करता है? तो गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण कौन करता? तो राजकुमार शुक्ल। आप जानते हैं कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के काफी संख्यक शामिल हुए। तो वहां पर उन्होंने चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी वहां पर क्या थे? शामिल थे। किस लिए शामिल थे? तो तीनकठिया पर नाले के लिए। मतलब कि जहाँ पर नील की खेती हो रहा था उसको वहाँ उत्पीड़ित शिकार हुआ करता, जिसकी वजह से जाते हैं कि गांधी से जाकर मिले, है ना। यही यहाँ पर क्या था आंसर आपको लगा सकते हैं। आइए सवाल आ गया था सवाल नंबर 9। सवाल 9 क्या बोल रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की किसने की? अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो सच्चिदानंद सन्याल,
सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ क्या सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल के बारे में बात कर लीजिए, 1913 में इसका स्थापना करते हैं, है ना। जबकि ढाका अनुसूचित पटना अनुसूचित का सहमति की, जबकि ढाका अनुसूचित समिति के सदस्य अगर बात करेंगे तो रेवती नागर ने भोपाल में, और यदुना नाथ सरकार ने बक्सर में इसका प्रशिक्षण किया था, प्रशिक्षण देने का काम करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या बोलता है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर स्थल के बारे में जानिए, तो कांवर झील जो है से रामसर स्थल हुआ करता है। अच्छा, यहाँ पे सवाल है कांवर झील पड़ता कहाँ है, तो कांवर झील जो है से बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो बेगूसराय में कांवर झील पड़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11, 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध के बारे में बात करेंगे तो कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए क्या थी, तो प्रसिद्ध थी। जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। महानगर एवं कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। ऐसा नहीं कि जैसे मन तैसे बसाया गया था, नहीं, एक लाइन से बसाया गया था नगर, है ना, इस चलते। और सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत फेमस हुआ करते हैं। आपसे सवाल पूछ देगा कि हड़प्पा की खोज कब किया गया, तो 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया, तो 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने किया, तो हड़प्पा के दयानंद साहनी और राखाल दास बनर्जी, वो किसका किए थे, मोहनजोदड़ो के। आइए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 12। बोला है सवाल नंबर 12, 12 क्वेश्चन कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिए थे, अंतिम दिनों जैन धर्म का कर लिए थे, अपना लिए थे, उसका आंसर क्या लगाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही जो है से आपको भद्रबाहु से ज्ञान जैन धर्म की शिक्षा लेकर, और श्रवण बेलगोला मतलब कर्नाटक, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में 298 में 298 ईसा पूर्व में उपवास होकर और शरीर त्याग देते हैं। तो जैन धर्म में उपवास होने का, शरीर त्यागने की घटना को बोलते हैं सलेखना। सलेखना विधि से इनका क्या हो गया था, तो मृत्यु हो गया था। कोई दिक्कत। आइए सवाल नंबर 13 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। गंधार कला को ग्रीक कला के नाम जाना जाता है, जानते हैं। यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रित है, शैली है ना। इसके बारे में बात करेगा कि इसका शुरुआत कहाँ से किया गया, शक और कुषाण शासक के द्वारा इसकी शुरुआत किए गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14, 14 बोलता है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया। तो दिल्ली का दमन के बारे में बात करेंगे तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। किस द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम दिल्ली दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया इसी के द्वारा। हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया गया। कुतुब मीनार का शुरुआत तो किया था लेकिन पूर्ण रूप से आपको पूरा करवाया गया किसके द्वारा, इसको कब किया गया, तो 1229 में पूरा करवाया गया, है ना। एकता प्रणाली चलाई गई इसी के द्वारा, है ना। 40 दल मतलब 40 गुलाब दल चालीसा का शुरुआत इसी के द्वारा किया गया, है ना, जिसको तुर्क चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 बोलता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। दूसरा आंग्ल के समय बोला है, दूसरा आंग्ल के समय तो वारन हेस्टिंग्स हुआ करते हैं। कौन, तो वारन वारन हेस्टिंग्स। कौन हुआ करता है, तो वारन हेस्टिंग्स। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग आते हैं। 16 क्या बोलता है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करती है। तो उन्हीं के द्वारा कहा गया था जिस समय जब कांग्रेस का स्थापना किया गया था, उस समय के वायसराय हुआ करते हैं। तो कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन हुआ करते हैं। आइए अगले सवाल पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 17 देख लीजिए। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना
किसके द्वारा किया गया है? तो पुन्ना सार्वजनिक सभा का स्थापना तो एमजी डर्नाडे के द्वारा किया गया था। एमजी डर्नाडे के द्वारा किया गया था। आपसे पूछेगा कि इसका स्थापना कब किया गया, तो 1867 में किया गया। कब किया गया? 1867 में। 1867 में इसका किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 बोलता है कि विजयनगर साम्राज्य की द्वितीय व्यवस्था के मुख्य विशेषता क्या थी? द्वितीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो भू राजस्व थी। क्या थी? तो भू राजस्व। भू राजस्व थी। भू राजस्व थी। आइए अगले सवाल पाते हैं, सवाल नंबर 19। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी किया गया था? फतवा जारी हुआ था। फतवा। फतवा देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। फतवा जारी हुआ था। तो इसका फतवा जारी करने वाला शासक कौन था? अकबर के जमाना में। जैसे सुन लीजिए कि 1580 में जौनपुर जौनपुर के एक धर्म गुरु ने भी मुस्लिमों के अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी करवाया गया था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पाते हैं। नीचे दिए गए घटनाओं तथा तिथि को सम्मिलित मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। जैसे आपको रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट कब आया? तो रॉलेट एक्ट के बारे में बात कर लीजिए। तो रॉलेट एक्ट आपको कहीं कहीं 17 मार्च देता है, नहीं ठीक है। रॉलेट एक्ट 19 अप्रैल 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1919। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वही अगर यहाँ बात कर देंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको 13 अप्रैल 1919। तो जहां पर है ऐसे उस छाटने का तरीका देखिए। तो जहां पर आपको मिलता है कि डी का 3, तो उसको लगाने की कोशिश कीजिए। तो डी का 3 सिर्फ एक ही को दिख रहा है। डी का 3 सिर्फ एक को दिख रहा है। डी का 3। चलिए यहाँ पे देख लिए, इसको देख लीजिए। यहाँ पे देख लिए और इसको देख रहे हैं कि रोलेक्ट सत्याग्रह। तो रोलेक्ट सत्याग्रह था कुछ 6 अप्रैल को हुआ था 1919 में। तो कुल मिला के आंसर कौन होना चाहिए? आंसर आपको ए होना चाहिए। कौन होना चाहिए आंसर? ए होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 21 पर। 21 क्या बोलता है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम चूज कीजिए। तो विस्तार कर रहा है, तो मतलब कि सबसे ज्यादा करने से करने लगता है। अब जानते हैं तो विस्तार के बारे में, तो आप कम से अगर चलता है ज्यादा की ओर, तो कम क्या लगता है तो विस्तार में? तो नेपाल कम लगता है। नेपाल नेपाल के बारे में लगभग 1751 किलोमीटर। कितना? 1751। नेपाल जो है 1751। चलो सबको हम यहाँ पे लिखते हैं। नेपाल नेपाल के बारे में बात करें तो कितना? 1751। देखिए मिलाएंगे आप। नेपाल के बाद नेपाल के बाद अगर हम इसमें 4 देश ना है, तो पाकिस्तान लेते हैं। तो पाकिस्तान के अगर बारे में लेते हैं तो 3323। 3323। 3323। वही आपको बांग्लादेश लेते हैं, तो बांग्लादेश कितना आपको हो जाएगा? तो 4096। 4096 किलोमीटर में है। 4096, है ना। और एक और क्या बच गया? तो चीन बच गया। चीन हो गया 34। चीन हो गया कितना? तो 3488। अब मिलाइए तो पहला नेपाल होना चाहिए। तो नेपाल तो इसमें आपको है नहीं। नेपाल इसमें आपको है नहीं। तो नेपाल दो गो में है। नेपाल के बाद कौन आना चाहिए? तो पाकिस्तान आना चाहिए। तो नेपाल के बाद पाकिस्तान, नेपाल के बाद पाकिस्तान दोनों में है। और सबसे ज्यादा किसका है? तो बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश लास्ट में होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपको बी हो जाएंगे, है ना। समझ में आया? आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर चलिए। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है। तो आपको कौन सा जिला है? तो जिला नंबर रोहतास है। कौन है? तो जिला क्या है? तो जिला रोहतास है। जिला रोहतास है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 23। 23 सवाल बोल रहा है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार कीजिए और उनमें से कौन सा सही है। तो विचार करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे विचार करना है।
पहला विचार के बारे में क्या बोल रहा है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। ये तो विचार सही है जी, विचार सही है। लास्ट में क्या बता रहा है, कुट देना है ना, सही देना है, सही। दूसरी, यह मनाली और ऐसी लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीठ पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, ये भी सही है, पीठ पंजाल में हिमालय पड़ता है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चारों को चारों क्या है यहाँ पर, सही है। चारों को चारों सही है, तो कौन से लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर आप डी लगा देंगे, क्या लगाएंगे, डी। आइए 24 पे आते हैं, सवाल नंबर 24। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, तो नर्मदा नर्मदा घाटी के बारे में बात करेगा। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में पड़ता है, कहाँ, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में पड़ता है। आइए अगले सवाल पाते हैं। सूची मिलान करना है। सूची आपको यहाँ दिया गया है और यहाँ दिया गया है, एक लो आयत क्षेत्र दिया गया, एक राज्य दिया गया, तो मिलान करना है 25 का सवाल का। तो आप देखेंगे कि बादम पहाड़ है कहाँ पर, तो बादम पहाड़ आपको मिलता है उड़ीसा में, कहाँ मिलता है, उड़ीसा में। और हली हली राजहरा हली राजहरा जो क्षेत्र है, वो आपको कहाँ मिलेगा, हली बोल रहे डली राजहरा, डली राजहरा का देखिए तो छत्तीसगढ़ में मिलता है, कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में मिलता है, मिलाते चलेंगे। आयस क्षेत्र देख रहे हैं, कुकेंद्र मुख देखेंगे तो कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। और नोवा मुंडी आपको पड़ेगा झारखंड में। नोवा मुंडी कहाँ पर, झारखंड में। तो आप ऐसे मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिए कि आपको यहाँ दिया गया है, ए ए का कितना दिया गया, ए का दो, ए का दो तो आपको दो गो में दिख रहा है, एक का दो कहाँ दिख रहा है, दो गो में दिख रहा है। दो का तीन, दो का तीन, दो का तीन, दो का तीन से देखिए गो में दिखा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए सवाल देखते हैं 26। 26 सवाल क्या बोलता है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो किलिमंजारो कहाँ से, तंजानिया में अवस्थित है, कहाँ है, तंजानिया में। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। कोई दिक्कत, किलिमंजारो कहाँ है, तो तंजानिया में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलिए अगले सवाल आते हैं। भारत भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा है सामान्य दिशा है, तो करें, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से कहाँ है, तो उत्तर पूर्व, तो कौन आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएंगे डी। आइए सवाल हम लोग आते रहते हैं अगले सवाल पर। चलिए सवाल हम लोग अब 28 देखेंगे। सवाल 28, सवाल 28 को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा साफ सुना रहा हूँ आपको। चलिए सवाल क्या बोलता है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ आपको देश दिया गया, एक तरफ दिया गया राजधानी। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है से, इसका राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है, कहाँ है, ताशकंद, तो मिलान सही है। ताजिकिस्तान जो है, इसका राजधानी कहाँ है, तो दुशांबे, कहाँ है, दुशांबे, इसको भी मिलान हो रहा है, ठीक है। और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का कहाँ है, इसको सब तो लाइन से दिया गया है, ये है, तीनों लाइन से दिया गया है, तो 1 2 3 4 मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर 1 मार देंगे। आगे देखिए क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के उन्मूलन अवमूलन का सबसे प्रभावित प्रभाव होगा। तो आपको 29 का हम लोग क्या लगेगा, निर्यात वृद्धि के कारण प्रभावित प्रभाव होता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल नंबर 30 पे आते हैं। सवाल नंबर 30 क्या बोलता है, बोलता है सवाल नंबर 30 कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो उसमें क्या रखेंगे, वह दर, तो किस दर पर आप लेते हैं जी, तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर के अनुसार वो रातों रात क्या कर सकता है, तो ले सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल नंबर आता है 31 में, कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। आरबीआई संबंधित नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है बहादुर लोग, तो देखिए, तो आरबीआई से संबंधित आपको है, जनता को पैसा उधार देना, ये आरबीआई से संबंधित वो कार्य नहीं है। आर अब सॉरी सॉरी यहाँ पे रखते हैं, सॉरी गलत हो गया।
यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन-कौन आरबीआई से संबंधित कार्य नहीं है। आरबीआई से संबंधित कार्य आपको ऋण नियंत्रण, ये भी कार्य नहीं है ना? तो मुद्रित नोट जारी करना, ये भी कार्य नहीं है, संबंधित नहीं है। सॉरी, सॉरी थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर खाली नियंत्रित नहीं बोला है ना, तो हम शुरू में इसको हम टिक सही लगा रहे थे, गलत से हो रहा था। शुरू में इसका टिक हम लगा रहे थे, केवल क्या है? केवल 3, केवल क्या? 3, केवल 3। आइए इस समय थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आरबीआई के प्रमुख कार्य के बारे में यहाँ देख लेते हैं। जैसे बैंक नोट जारी करना, ये भी आरबीआई के काम है। सरकार के लिए बैंक और ऋण प्रबंधन करना, ये भी क्या है? आरबीआई के लिए कार्य है। जैसे भारत का मौद्रिक मौद्रिक प्राधिकरण, ये भी अब क्या है? बात है। बैंकिंग पर्यवेक्षण, ये भी एक क्या है? बैंक है। या क्रेडिट नियंत्रण करना, ये भी क्या है? इसका काम है ना? आइए हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो प्राथमिक लक्ष्य के बारे में बात करेंगे ना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली बात की कब से कब चला? तो 61 से लेकर कितना तक ला? तो 66 तक ला, है ना? 61 से लेकर 66 तक ला। इस समय के जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे। जवाहर चलिए 35 देख लेते हैं सवाल। 35 क्या बोल रहा है कि भारत में कृषि उत्पादक से संबंधित बाजार का विनियमन विनियमन कौन करता है? तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे कृषि उत्पादक बाजार समिति अधिनियम। कृषि उत्पादक बाजार समिति अधिनियम, है ना? चलिए अगले सवाल देखते हैं कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया? तो उपहार में देने के बाद क्या? तो बांग्लादेश को दिया। किसे दिया? तो बांग्लादेश को दिया है। किसे दिया है? तो बांग्लादेश को दिया है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोलता है? 37 बोल रहा है कि भारत सरकार ने करंट अफेयर है, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धन के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया? तो कितना किया है आपको? तो आपको 21,83, कितना? 21,83 रुपया, 21,83 रुपया। आगे आइए, किस मंत्रालय द्वारा पोषण पोषण भी पढ़ाई भी पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की है? पोषण भी और पढ़ाई भी, तो यह आपको केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ये सवाल कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया कुल वजन उसका कितना था? लगभग कुल वजन कितना था? लगभग बताना है। तो आपको 3900 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम। कितना था? 3900 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम। और बात करें कि लॉन्च कब किया गया, तो ये लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। इसरो ने LVM-3 M4 रॉकेट से क्या किया था? इसको श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया, है ना? आइए आइए आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का आपको थीम कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर देखिए, हाल ही में किस राज्य के दूरदराज चावल दूरराज सॉरी
दुबराज दुबराज चावल को जीआई टैग में, दुबराज क्या लिखा गया, दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया। तो दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया तो छत्तीसगढ़ का, कहाँ, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर लगाएंगे छत्तीसगढ़। अगर वही बोलेगा बिहार में तो मरचा चावल का दिया गया, मध्य प्रदेश में रीवा आम को दिया गया, लद्दाख में सिंह अस्कोक को दिया गया, उत्तर प्रदेश में हाथरस के हिंग को दिया गया, ये सब आपको दिया गया। आइए 2023 के जीआई टैग के बारे में बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है ना। तो आपको तो केरल के ये बंदा आपको सुमेलित है, केरल से जो है ये बंदा आपको सुमेलित है। आपको नागालैंड से ला गणेशन भी सही सम्मिलित है, शामिल है। और आपको क्या बात कर रहे हैं, राजस्थान से कलराज मिश्र भी शामिल है, लेकिन त्रिपुरा से आपको शामिल नहीं है। तो त्रिपुरा से है कौन, त्रिपुरा से गुरमीत सिंह नहीं है, त्रिपुरा से कोई और हुआ करते हैं जिनका नाम क्या है, सत्यदेव नारायण। क्या नाम है, सत्यदेव नारायण। और जबकि ये बंदा जो है ना, ये बंदा कहाँ का, तो उत्तराखंड से संबंधित है। और त्रिपुरा कौन है, तो राज्यपाल तो सत्यदेव नारायण, सत्यदेव नारायण। और ये कहाँ से है, तो आपको उत्तराखंड से है। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रही है। 2023 वाला बात किया है, तो 2023 में कितने टीम भाग लिए हैं, तो 10 टीम भाग लिए। कौन कौन लिए, तो 10 टीम भाग लिए, है ना। और कुल कितना, अगर 10 टीम बात किया और कुल मैच से बात करें, कुल कितना मैच खेले जाएंगे, तो कितना मैच, तो मैच 48 खेले जाएंगे। कितना खेले जाएंगे, 48। आइए आते अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 44 देखेंगे, साफ दिख रहा होगा आपको। 44 कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में मतलब कि जल्दी महाधिवक्ता, तो पीके शाही को किया गया। किसे, पीके शाही को। तो कब किया गया बहादुर लोग, तो 13 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाह को क्या किया गया, तो राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। प्रशांत कुमार शाही को किया गया। आइए अगले सवाल 45 क्या बोल रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया। तो आपको 45 के जॉन फारसे को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। 46 क्या बोल रहा है सवाल कि 46 कि नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो खेल के बारे में खेल जूडो खेल से संबंधित है। किस खेल से, जूडो से आपको संबंधित है, कोई दिक्कत। जैसे आपको नाइट बोल देगा, नाइट जो शब्द है वो नाइट किससे संबंधित है, तो नाइट के बारे में बात करें तो आपको शतरंज से संबंधित है ना। शतरंज से नाइट संबंधित है। और वही गोल्फ बारे में बात करेंगे तो केडी जो शब्द है गोल्फ से संबंधित है, और केडी गोल्फ से संबंधित है ना। इस करके हम लोग बारी से बात कर लेंगे। और हॉकी किससे संबंधित है, जैसे आपको शब्द बोलता है ना कि पुश इन जो है सो हॉकी से संबंधित है, पुश इन। नाइट आपको किससे संबंधित है, शतरंज से। और स्लिप किससे, स्लिप करना, तो क्रिकेट से संबंधित है। सर्व किससे संबंधित, तो बॉलीवुड से संबंधित है। कैडी आपको गोल्फ से संबंधित है। ये सब आपको स्टैटिक टाइप पर सवाल करता है ना। अगले सवाल पर आता है, सवाल नंबर 47 प्रोलॉन्ग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। प्रोलॉन्ग तो प्रोलॉन्ग पंचम के प्रथम पंचम पीढ़ी का क्या है ये, प्रोलॉन्ग आपको कंप्यूटर भाषा है प्रोलॉन्ग। आ जाता है 48 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो रोम में है। कहाँ, तो रोम कहाँ पड़ता है, तो रोम आपको इटली में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, इटली में रोम पड़ते हैं। इसके स्थापना के बारे में बात करेंगे तो 1974 में इसका सम्मेलन हुआ था और उस समय से क्या किया गया, स्थापना किया गया।
चलिए सवाल नंबर हम आते हैं 49। 49 क्या बोल रहा है कि नकटा नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नकटा नकटा पर कहा है। नकटा आपको बारे में बात करें तो महाराष्ट्र है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र नकटा। अब उससे बात करते हैं कि छऊ छऊ जो है, छऊ कहाँ से है? छऊ झारखंड से संबंधित है। ढाली ढाली पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और पनिहारी पनिहारी राजस्थान से। और छपेली छपेली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है ना। आइए आते हैं सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार से। किससे? सितार से संबंधित है। सितार से संबंधित है। कोई दिक्कत? आगे आते हैं। अगर आपसे सवाल कर देगा कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो शहनाई से संबंधित है। और अल्लाह 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 रखा खां किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। हरि प्रसाद चौरसिया के संबंधित और बांसुरी से संबंधित है ना। भजन सुपारी के संबंधित तो संतूर से संबंधित है। इस सवाल आपसे पूछता है। आइए सवाल नंबर आपको 50 के बाद 51 लिखते हैं। 51 क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर? तो डीसी जनरेटर जो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी। आइए 52 देखते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। लाल रंग का परास होता है तो कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे? तो आपको 62 एम्पीयर से कहाँ तक ला? तो आपको 78 तक ला। 6200 से कहाँ तक? तो 7800 तक ला, है ना। 62 से 78 तक ला। ये आपको लाल रंग के बारे में बात किया। अब अगर आपको बैगनी रंग के बारे में बात करेगा तो देखिए कॉपी पर लिख लीजिए। तो बैगनी बात करेगा तो 3900 से 3900 से 4460 तक बैगनी का। और वही जामुनी रंग की बात करेगा तो 4460 से लेकर 4650 तक ला, है ना। और वही नीला रंग के बारे में बात करेगा तो 4650 से लेकर 5000 तक ला। और वही हरा रंग के बारे में बात करेगा तो 5000 से लेकर 5700 तक ला। कोई दिक्कत? 57 ME लगा देंगे एम पे, ठीक है। और वही वही पीला बात करेंगे। पीला 5700 से लेकर कितना तक ला? तो 59 तक है। 5900 तक 100 में है। नारंगी के बारे में बात करेंगे तो 5900 से लेकर 6200 तक। और इसके बारे में लाल बात कर ही लिए कि 6200 से कहाँ तक ला? तो आपको 7800 लाइन जो सीरियल से दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बात है 23 बोल रहे 53 पर। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता जो है किसके द्वारा? तो कंपन का आयन के द्वारा आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आयाम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? सवाल नंबर हम लोग आते हैं 54 पर। सवाल नंबर 54 क्या बोल रहा है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है? तो क्वेश्चन नंबर आपको 54 तो आपको आंसर लगाएंगे हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 55 क्या बोलता है? 55 बोल रहा है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? सवाल बहुत मस्त है। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो यह लाल रंग का परावर्तित करता है। जो कलर आपको उस वस्तु पर टक्कर के हमको आँख पर आता है वही कलर तो हम लोग को दिखता है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन आपको ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं। बोलता है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है कार्य का मान? तो कार्य का मान जो आपको है तो आपको जब विस्थापन शून्य हो तो होता है, बात सही है। बल और विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत होता है तो होता है। ये चलते आंसर क्या लगा देंगे? तो आंसर हम लोग डी लगा देंगे क्योंकि आपको ये भी होता है और आपको ये भी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं। 57 क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
आइए सवाल पर हम देखते हैं। सवाल देखते हैं 58 सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य, तो रेडियो तरंगे का सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं रेडियो तरंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 59। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण का उदाहरण है किसका, तो मिश्रण का उदाहरण इस्पात जो है से किसका उदाहरण है, तो मिश्रण का उदाहरण है। अब इस्पात क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ जिसमें उसके उसके गुण विद्यमान हो जाते हैं उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे लोहा, कार्बन तथा अन्य मिश्र धातु है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आता है 60 पर। 60 बोलता है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट जो है से आपको कार्नेलाइट आपको पोटेशियम का आपको क्या है, तो अयस्क है। पोटेशियम क्या है, अयस्क है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 61। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। 2 प्रोटॉन और 2 क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, ऑप्शन हो जाएंगे डी। आइए 62 पर देखते हैं। 62 क्या बोलता है, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक की क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। ये किस लिए हम लोग करते हैं जी, तो ये हम करते हैं आपको करते हैं कि रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपको डी। 63 नंबर क्या बोलता है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो किसके रासायनिक रूप से होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 63, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएंगे। आइए 64 देखते हैं। 64 क्या बोलता है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, तो नाम है जर्मन सिल्वर, इसमें कोई चांदी का प्रतिशत नहीं होता। चांदी का प्रतिशत कितना होता है, 0 होता है। जर्मन सिल्वर तांबा, देखिए इसमें डिस्कशन क्या दिया गया है कि जर्मन सिल्वर तांबा 50%, जस्ता 35% और निकेल 15% मिश्र होते हैं, जबकि इसमें चांदी की मात्रा झंडू बम होते हैं, कुछ होवे नहीं करते हैं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 65 पर। 65 पर हम लोग आते हैं। सवाल कितना, सवाल 65। सवाल नंबर 65 बोलता है 65 कि 65 बोल रहा है, करने गया 65 थोड़ा साफ दिख रहा हो आपको। 65 निम्नलिखित में से किस पदार्थ की अवशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक है, तो किसका सर्वाधिक है, तो आपको एल्कोहल का सर्वाधिक होता है। किसका, एल्कोहल का सर्वाधिक होता है। अगर देखिए ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑक्सीजन के संबंध में बात कर रहा है, तो कौन सा कथन आपको सत्य है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सत्य है। जैसे ऑक्सीजन वाला भी आपको संबंधित है। देखिए लिखा गया डिस्कशन में ऑक्सीजन के बारे में लिखा गया है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर उच्च विद्युत ऋणात्मक अथवा या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तन होते हैं। चलते एक से अधिक इसमें आपको क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपको बोलता है 67 क्या बोला देख लीजिए, दिख रहा होगा। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 67 मस्टर्ड, तो रासायनिक शुद्ध युद्ध में किया जाता है। रासायनिक युद्ध में किया जाता है, किसमें किया जाता है, रासायनिक युद्ध में। रासायनिक युद्ध होते हैं तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो आपको विस्फोटक नहीं आपको लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है से आपको विस्फोटक नहीं है। नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो पृथ्वी सबसे पुराना जीव कौन, तो नीलहरित शैवाल।
नीलहरित सवाल है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित। आगे देखते हैं कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएंगे, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 71 सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। आपको अलग अलग नाम दिया गया, सूची 1 में अलग नाम दिया गया है, ये क्या है और ये क्या है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपको मिलान करना है कि सुंदरी किससे संबंधित है? तो सुंदरी जो है, सुंदरी आपको दो से संबंधित है। किससे संबंधित है? दो से संबंधित है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दो से संबंधित है। और वही हम लोग अमरबेल के बारे में बात करेंगे। तो अमरबेल जो है से आपको चूसन मूल से संबंधित है। किससे? चूसन मूल से संबंधित है। वही सिंघाड़ा जो बात करते हैं, ये सब क्या चीज़ है? पौधा, इसे समुद्री में होता है, ऐसे बारे में बात कर रहे हैं। समुद्र जो होते हैं ना, जैसे अमरबेल जानते हैं, अमरलाता आमतौर पर बोलते हैं। सिंघाड़ा जानते हैं कि पानी फल, जिसको आमतौर पर बोलते हैं, है ना, ये संबंधित है। और प्याज किससे संबंधित है? तो प्याज जो आपको है, आपको भूमिगत तना ही है। क्या है? प्याज आपको भूमिगत तना है। चलते आपको आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर आपको बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इधर समझ गए ना, इधर खेती के नाम कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे प्याज कहाँ, तो भूमि के अंदर होते हैं, है ना। आइए सवाल नंबर हम लोग आगे देखते हैं। सवाल 72 क्या बोलता है? 72 बोलता है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? तो ऑर्थोप्लास्टिक के बारे में लोग बात करेंगे। तो ये आपको कुल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन है। कुल्हा जोड़ने का काम करता है। क्या करना? कुल्हे जोड़े का प्रतिस्थापित है। कुल्हे जोड़े, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? बोल रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग छोटी आंत में पचता है। कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएंगे। आइए सवाल, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में अगर बात करेंगे तो जस्ता होता है। क्या होता है? जस्ता। आंसर क्या लगाएंगे? इंसुलिन को क्या पाया जाता है? तो जस्ता। सवाल कर रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग, तो सीधा प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो हेपेटाइटिस से आपको यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है प्रभावित? तो यकृत प्रभावित होता है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसमें क्या है कि हम लोग जो सीरीज लेकर है, इसमें सिर्फ हम जीके जीएस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो आपको बीएसएससी में आपको 75 को जीके जीएस मिलेगा। कितना मिलेगा? 75 को। और डेली बेस पर जो एडिटोरिया का जो आपका जो सेट है, ये एडिटोरिया का आपका जो सेट है, देख लीजिए यहाँ पर, ये सेट आपको डेली बेस पे आएगा। आज सेट क्या था? सेट आपको 1 था। तो कल आपको सेट अलग आएगा, है ना। सेट आज 1 था, कल 2 आएगा, 3 आएगा। ऐसे हम लोग डेली बेस पर सेट करेंगे। आप क्वेश्चन का लगाइए, पहले आप क्वेश्चन को खुद से लगाइए, इसके बाद मेरा आंसर सुनिएंगे, है ना। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।